भोला भाई पटेल के निबंध घर भाग 2 में आज हम इस निबंध की आगे की समीक्षा करेंगे। अगले वीडियो में हमने देखा कि लेखक अपने घर को बेचने का विचार करते हैं, लेकिन उससे पहले घर से जुड़ी बहुत सारी यादें और संस्मरणों में खो जाते हैं। अपने इस पुश्तैनी घर को रहने दे या इसे अच्छी कीमत मिलने पर बेच दे, इस बारे में लेखक द्विधा का अनुभव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लेखक आगे क्या करते हैं। कभी कभी हमारा दिल एक बात कहता है और दिमाग में दूसरी बात चल रही होती है। लेखक के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। एक और उन्हें यह प्रतीत होता है कि इस घर को सदैव बने रहने देना है, और वहीं दूसरी ओर उनका मन यह भी सोचता है कि मुझे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, मुझे इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि गांव में जाना ही नहीं है, वहां पर रहना ही नहीं है, तो फिर वहां घर रखकर क्या करेंगे? और इतने अच्छे पैसे भी तो मिल रहे हैं। इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस तरह अनेक मनोमंथन के अंत में लेखक घर को बेच देने का ही निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस घर से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है, जिस घर को बेचने से पूर्व लेखक को इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है, जिस घर से इतना अधिक उनको लगाव है, उस घर को हमेशा के लिए निकाल देने से पहले लेखक के सभी भाई बहन एक बार अपने परिवार के साथ उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर फिर से खुल जाता है। लेखक की माँ और सभी भाइयों उनके परिवार के साथ वहां पर कुछ दिन साथ रहने आ जाते हैं। देखते ही देखते छोटे बड़े परिवारजनों की मौजूदगी से वह सूना घर गूंजने लगता है। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को भी लेखक गांव देखने के लिए अपने साथ लेके आए हैं। लेखक को ऐसा लगने लगता है जैसे पुराने दिन वापस लौट आए हो। पिताजी की मृत्यु के बाद लेखक की माँ, जो उदास रहा करती थी और घर के सामाजिक प्रसंगों में भी खास रुचि नहीं लेती थी, वह माँ भी यहाँ पर आकर सबके बीच प्रसन्न दिख रही है। घर के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में लेखक की स्थिति क्या थी? इस घर में साथ रहने आकर सबको मुस्कुराते हुए और खुश देखकर लेखक को अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस घर की प्रत्येक दीवार उन्हें उलाहना देने लगी हो, यानी कि इस घर की प्रत्येक दीवार उनसे शिकायत करने लगी हो। लेखक अब धीरे धीरे अपने भीतर की गहराइयों में पड़ी हुई भावनाओं के अधिक से अधिक नजदीक जाने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के दालान की एक जगह जहां बैठकर लेखक ने पहली बार ककहरा लिखा, और उसी जगह बैठकर लेखक ने छुट्टियों में उच्च शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़े। लेखक उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन
उस जगह पर बैठते ही लेखक के भीतरीय विश्व में गहरी हलचल शुरू हो जाती है। वे घर की भीत से, वहां की भीत से टेक लेते हैं और जैसे अंदर से लेखक हिल जाते हैं। लेखक पीछे मुड़कर उस पर अपना हाथ फेरते हैं और दीवारों से बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वह भी उनसे कह रही हो कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस, और वह भी अब बस हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए। इस तरह उनकी ऐसी अनुभूतियों से लेखक व्याकुल हो जाते हैं। फिर लेखक आंगन में जाकर खाट बिछाकर वहां पर बैठते हैं। आंगन में एक खाली नाद पड़ी हुई है। आंगन में जिसके साथ में पशुओं को बांधते थे वह खूंट भी थे, लेकिन अब वहां पर ढोर डंगर नहीं है। लेखक अतीत की यादों के साथ ऐसी भावपूर्ण दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आंगन में बंधे सारे पालतू पशु सब एक साथ रंभाने लगे हैं और वह एकदम से खड़े हो जाते हैं। वे शून्य आंखों से पशुओं से भरा आंगन देखते रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वास्तव में वहां पर किसी पशु की मौजूदगी नहीं है, लेकिन लेखक इतने भावुक हो गए हैं कि अतीत में डूबकर यह सारा जीवन चित्र वे देख रहे हैं। उसी दशा में वे घर की खपरेल को देखते हैं और याद करते हैं कि न जाने कितने चौमासों में इसका संगीत उन्होंने सुना होगा, और यहीं पर तो तोरणों के बीच उनकी बहनों के विवाह हुए थे। यहीं पर मंडप में उसकी बहनें विवाह में बैठी हुई थी और यहीं पर दादी, दादा और पिताजी की अस्थियां बंधी हुई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेखक अपनी अतीत की यादों में कितने भावपूर्ण दशा में डूबकर खो चुके हैं। भीतर की गहराइयों में घर से जुड़ी भावनाएं जैसे कि एक साथ उन पर हावी होती जाती है और फिर लेखक का गला रूंधने लगता है। अंदर कमरे में चले जाते हैं तो वहां पर भी बंद झरझरित कमरा भी उन्हें मुखर यानी कि बहुत कुछ कहता हुआ लग रहा है। इस कमरे के साथ भी लेखक की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है जो अभी उनकी नजरों के सामने से गुजरने लगती है। यह वही कमरा है जो एक समय अनाज भरने की मिट्टी की कोठियां और पिटारों से भरा हुआ रहता था। यह सारी चीजें तो घर में से बहुत समय पहले ही निकाल दी गई है, लेकिन अभी भी एक कोने में दही बिलोने का बड़ा सा मटका पड़ा हुआ है और खूंटी पर बड़ी रस्सी भी लटक रही है। लेखक अत्यंत भावुक होकर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर जन्मा, मेरी संतानें भी यहीं पर जन्मी, लेकिन अब क्या? अब क्या यह सब कुछ खत्म हो जाएगा? लेखक बीच के एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वह खाना खाने के लिए बैठा करते थे। वहां से होकर दालान में आकर देखते हैं तो माँ वहां पर अकेली बैठी हुई है। इस समय वहां पर माँ के सिवा और कोई नहीं है, सब इधर उधर गए हुए हैं। लेखक देखते हैं कि बूढ़ी माँ रो रही है। लेखक की इस बूढ़ी माँ की
क्या स्थिति है, इसे बताते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी माँ को अब कम दिखाई देता है और ठीक से सुनाई भी नहीं देता। उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि माँ अब अधिक समय नहीं निकाल सकेगी। लेखक अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि माँ, क्या तू रो रही है? और बेटे का यह प्रश्न सुनते ही माँ और जोर से रो पड़ती है और वह बस इतना ही बोल पाती है कि इस घर को, यानी कि वह घर के बारे में कुछ कहना चाहती है। लेखक की माँ, जो उनके पिताजी के अवसान के समय पर भी नहीं रोई थी, इतनी मजबूत थी, वह माँ आज इस समय रो रही है और रोते रोते बस इतना ही कह रही है कि जब तक मैं जी रही हूँ, इस घर को मत निकालो, इस घर को मत बेचो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मेरे चले जाने के बाद तुम लोग जो चाहो करना, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, इस घर को मत बेचो। एक तरफ लेखक इस घर को बेचने की तैयारी से अंदर से टूट चुके हैं, तो दूसरी ओर माँ को भी इस घर के लिए रोता देख वे उनसे पूछते हैं कि माँ, तूने ही तो कहा था, मैंने तुझसे इसके लिए सम्मति भी ली थी, तो फिर अब क्या हो गया? अब तू यहाँ आने के बाद इस तरह क्यों रो रही है? लेकिन माँ तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बस रोए जा रही थी। लेखक कहते हैं कि माँ को रोते देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद भी हुआ, क्योंकि मुझे माँ के रोने से इस बात का पता चला, इस बात की मुझे प्रतीति हुई कि माँ अभी भी जीवंत है, अभी भी आज भी उसे जगत में और जीवन में रुचि है। क्योंकि लेखक मानते थे कि पिताजी के चले जाने के बाद सदा ही उदास रहने वाली माँ तो बस गिन गिन कर दिन ही निकाल रही है, परंतु ऐसा नहीं था। आज भी कुछ ऐसा है जिसके प्रति माँ का गहरा प्रेम है, उनका गहरा राग है, और वह है उसका यह पुश्तैनी घर। घर निकाल देने की बात से लेखक तो व्यथित थे ही, अंदर अंदर वे अपराध भाव का भी अनुभव कर रहे थे। लेकिन अब तो माँ को इस स्थिति में देखकर उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। लेकिन अब तो घर बेचने की सारी तैयारी हो गई थी। लेखक के घर के सभी सदस्यों की सम्मति लेकर यह निर्णय लिया गया था और इसके लिए इकरारनामा भी तैयार हो चुका था। फिर भी वही सब लोग जिसने अपनी सहमति जताई थी, आज यहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद वही सारे सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाते हैं। घर बेचने की बात आते ही सबके दिल को जैसे कोई चोट से पहुंच रही थी। इतने में लेखक का छोटा भाई मकान खरीदने वाले को साथ लेकर घर आता है। घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर माँ के पास आकर बैठ जाते हैं और माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगते हैं। माँ को समझाते हुए घर के अन्य सदस्य उन्हें इस जर्जरित और पुराने मकान से भी अधिक सुविधा वाला नया मकान इसी गांव में बनाने का आश्वासन देते हैं। इतना ही नहीं, इसी घर के पैसों से और जैसा माँ कहे वैसा ही घर बना देने की बात करते हैं। लेकिन
अब इन सारी बातों का माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई। तुम्हारे पिता ने कितने उत्साह और उमंग के साथ और कितनी मेहनत करके, खुद मजदूरी करके इस घर को बांधा है, किंतु जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस घर को रहने दो। लेखक का छोटा भाई सारी स्थिति को समझ जाता है और सभी के भीतर पड़ी हुई भावनाओं को भी पहचान जाता है और मकान खरीदने वाले से कह देता है कि भाई तुम कुछ समय रुक जाओ, अभी हमें यह घर नहीं बेचना है, लेकिन जब भी हम यह घर बेचेंगे तब तुम्हें ही बेचेंगे। इस तरह घर बेचने की बात टल जाने के बाद लेखक अनुभव करते हैं कि केवल उनकी ही नहीं, लेकिन जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर, यानी कि पत्थर जितना बोझ जैसे कि हट गया है। पीड़ा से व्यथित माँ की वेदना खत्म होते ही उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसे लेखक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभिव्यक्त किया है। कहते हैं कि बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। प्रकरण के अंत में पुनरावर्तन करते हैं इसमें प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण का। स्थायी यानी कि कायमी या टिकाऊ। पुश्तैनी यानी कि पीढ़ियों से चला आता हुआ। जीर्ण यानी कि पुराना। आगंतुक जिसका अर्थ है अचानक आने वाला या तो अजनबी। उलाहना यानी कि शिकायत। ककहरा यानी कि क से ह तक के अक्षर या वर्णमाला। नाद यानी कि पशुओं को चारा खिलाने का पात्र। ढोर डंगर यह शब्द पशुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। रंभाना यानी कि गाय और बैल का रंभाना। दालान यानी कि बरामदा या बैठका। कोठियां यानी कि अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा बर्तन। सिफारिश किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना। टीस जिसका अर्थ है कसक या रह रहकर उठने वाली पीड़ा। इकरारनामा यानी कि करार पत्र। शहती यानी कि पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कड़ी या तो धरन। तसले यानी कि कटोरे के जैसा लोहे का बड़ा बर्तन। नजाकत जिसका अर्थ है सुकुमारता और अलाव यानी कि तापने के लिए जलाई हुई आग। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हमने भोलाभाई पटेल के निबंध घर का संपूर्ण अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।